जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणाई क्लासरूम में। आज हम बात करेंगे FST 16 की और सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं FST 16 का पेपर 1। पेपर अगर आप ओवरऑल देखें तो पेपर मीडियम था, पेपर टफ की कैटेगरी में नहीं था, मीडियम सही था पेपर। और कुछ एक आधे सवाल कुछ तो ठीक थे जो थोड़ा टाइम टेकिंग थे, बाकी ठीक थे, हो जाते हैं, ईजिली हो जाते हैं सवाल। तो आइए पहले इसको शुरू करते हैं, फिर अपन वन बाय वन सब सवाल करते हैं। सबसे पहले सवाल क्या था, सिंपल सा सवाल था। ये आपके पास भी यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक ग्राफ बनाया गया, उस ग्राफ में इस तरफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और यहाँ पे शो कर रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियन। ठीक है, इसको आप मास नंबर ही बोल सकते हैं। अब इसने क्या बोला कि एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर आपके पास 180, मास नंबर 180 मतलब वो यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा ना, इस वाले रीजन के अंदर कहीं पे लाई कर रहा होगा और वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होके दो इक्वल पार्ट में ब्रेक होता है, तो 180 से दो बनते हैं आपके पास 1990 के। ठीक, अगर 1990 से जाएगा तो ये इस वाले रीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया कि एनर्जी के बारे में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी 4, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी थी 4 जब 180 में था। तो यहाँ पे जो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो यहाँ पे तो है 4, क्या यूनिट है आपके पास, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं बच्चों तो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। स्टेबिलिटी अगर बढ़ रही है तो मतलब एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी आपके पास, तो आप क्या करेंगे, दैट इज क्यू वैल्यू क्या होता है आपके पास, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे ही करते हैं आप। अगर आप ये मास के टर्म में लिखते हैं तो आप लिखते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, और अगर आप बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में लिखते हैं तो आप लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। कितना है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट 180 मल्टीप्लाई 6, और जो रिएक्टेंट के दैट इज 180 मल्टीप्लाई 4। तो यहां से आया 180 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 360 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर होगा 360। अब एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है। अगर प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है मतलब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। दिस एनर्जी विल बी रिलीज। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आप छाप लीजिए। हाँ अभी हम कर रहे हैं इसका जो सेकंड सवाल था उसको कर रहे हैं, वो रे डायग्राम का सवाल है ना। सबसे पहले आपके पास ऐसे कॉन्वेक्स लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसे कहां पे रखा गया, फोकस पे रखा गया। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, ये एफ है आपके पास, यहाँ पे रख दिया। इसका रे डायग्राम पता है ना, अगर फोकस पे होता है तो कैसे बनता है आपके पास, एक रे तो ऐसे चली जाएगी सीधी सीधी, और एक यहीं से आपके पास में ऐसे फोकस से गुजर जाएगी। यहाँ पे एक फोकस होगा आपके पास, ये पैरेलल लाइन आ रही है, ये फोकस से गुजर जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी इसकी, इतना पता है आपको। ठीक, तो अगर आप देखें सबसे पहला डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम के अंदर इसके बाद में आपने ऐसे प्लेन स्लैब लगाया, और आप जानते हैं प्लेन स्लैब लगाने से कुछ नहीं, सिर्फ शिफ्टिंग होती है। प्लेन स्लैब लगाने से बच्चों सिर्फ क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। मतलब इस प्लेन स्लैब को लगाने के बाद भी रेस फाइनली इंफिनिटी पे ही जानी चाहिए थी, पर ऐसा हो नहीं रहा है, ना ही ए में हो रहा है ना ही ऐसा बी में हो रहा है। मेरी बात समझिए, अगर आपके पास में ऐसे रेस आती है, कुछ भी पैरेलल रेस आती है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा कुछ डेविएट हो जाएगी, ऐसे करके कुछ यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, फिर वापस ऐसे करके ऐसे आ जाएगी आपके पास। मतलब ये सेम लाइन के अलॉन्ग आएगा। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे आपके पास में कोई स्लैब आपने बनाया है और यहाँ पे ऐसे रे आ रही है आपके पास, तो क्या होगा, इनिशियली ये थोड़ा सा ऐसे बैंड हो जाएगी ऐसे, फिर ये वापस ऐसे करके ऐसे सेम एंगल पे निकल जाएगी। मतलब ये वाली जैसी थी वैसी की वैसी ये निकलेगी, पैरेलल रहेगी दोनों आपस में एक दूसरे के। तो फाइनली अगर आप पैरेलल स्लैब लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि सिर्फ थोड़ी वो शिफ्टिंग आ जाती है कि भाई ये आगे थोड़ा बहुत भी चला जाएगा, पर फाइनल रेस पैरेलल निकलनी चाहिए थी, तो ना ही ए में निकल रही है ना ही बी में निकल रही है। तो मतलब ये दोनों केस तो गलत हो गए। क्लियर है बच्चों, तो हमने प्लेन स्लैब वाला काम तो कर लिया। अब आइए अभी हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस अगर हम लगाते हैं तो क्या रहता। तो बच्चों देखिए, अगर आप बात करें कॉनकेव लेंस के बारे में, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे कॉनकेव लेंस है, इसके बाद में आपने लगा रखा है इस वाली रेस के बाद में, तो अगर आप देख रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट मतलब रेस कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, इन्फिनिटी से आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप याद कीजिए, जब इन्फिनिटी से रेस आती थी तो इमेज कहां पे बनती थी, फोकस से बनती थी। इमेज कहां पे बनती थी, फोकस से बनती थी। मतलब इस वाले केस के अंदर भी अगर आप यहाँ पे कभी भी आप ऐसे कॉनकेव लेंस लगा देंगे तो इमेज वापस फोकस से बनेगी, पर अब क्या पॉइंट इमेज नहीं बनेगी। हो सकता है कि इमेज का कुछ साइज हो जाए यहाँ पे, पर वो इमेज बनती हुई कहां पे दिखाई देगी, फाइनल फोकस पे दिखाई देगी। क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो अगर आप इस वाले केस में भी यहाँ पे u इंफिनिटी पे था, आप पुट कर लीजिए, इमेज फोकस से बनेगी। अगर आप इस वाले केस में देखें तब भी यहाँ पे u आपके पास में उतना ही है, u की वैल्यू उतनी है। तो अगर आप
क्योंकि u की वैल्यू तो वापस इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी थी। दोनों केस में देखें तो भाई साहब v की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। मतलब v दोनों ही केस के अंदर आपके पास फोकस पे आना चाहिए। इस वाले कैसे पॉइंट साइज बन जाएगा, इस वाले में इस फोकल प्लेन पे कहीं बनना चाहिए था। पर ये दोनों डायग्राम में अगर आप देख रहे हैं दोनों में ऐसा नहीं हो रहा है आपके पास, तो इस वजह से इसके चारों ही ऑप्शन मतलब चारों ही रे डायग्राम गलत है। और इसने पूछा कौन से गलत है, यही वो जानना चाहता है। तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन इसमें आपके सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? प्रॉब्लम नंबर 3 में आपसे बोल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी जे कैप। तो हम मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं पहले। ऊपर की तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास अंदर की तरफ, ऐसे बना देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई, अंदर की तरफ बना दिया। और पार्टिकल है वो अनडिफेक्टेड मूव करना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन, ये बताना है पॉजिटिव कैन हैव पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल होगा, आप देखिए अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल रखेंगे तो उसमें फोर्स किस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। तो आपको मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगाना है, बाहर की तरफ लगाना है। तो मैग्नेटिक फोर्स बाहर लगाया, मैग्नेटिक फोर्स बाहर लगाया आपने, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो कैसा होना चाहिए, वेलोसिटी इस तरफ होना चाहिए। अगर वेलोसिटी बच्चों इस तरफ होगा, अब आप देख लीजिए क्यू ई और क्यू वी क्रॉस बी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो क्यू ई और क्यू वी बी कैंसिल आउट कर रहे हैं, v क्रॉस बी बराबर कर दिया, ये साफ हो गया यहाँ पे। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, e बाई बी, और किस तरफ आई कैप की डायरेक्शन में। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसका, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। नेगेटिव चार्ज के बारे में देखते हैं। अगर बच्चों नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसा ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी वैसा ही है। नेगेटिव चार्ज को रखते हैं। अब की बार जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बाहर की तरफ आ रहा होगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और उसको काटने के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स आना चाहिए वो किस तरफ आना चाहिए, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ आना चाहिए। तो हम बोलेंगे सर क्यू वी क्रॉस बी किससे कैंसिल आउट हो जाना चाहिए आपके पास, अगेन क्यू और ई के, पर दोनों तरफ माइनस माइनस है आपके पास में। सही है ये बात? तो वापस अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी सामने की तरफ होगी, तो मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ लगता अगर पॉजिटिव चार्ज होता। तो आप याद कीजिए आशीर्वाद मेथड, मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद दिया, वेलोसिटी डायरेक्शन में उंगलियां की, थंब इस तरफ आ रहा है, थंब अगर इस तरफ आ रहा है तो फोर्स से बाहर की तरफ आ रहा है। पर अगर फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज पे आता है, ये कैसा है नेगेटिव चार्ज, तो अंदर की तरफ आएगा। तो काम बन जाएगा आपका, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बाहर की तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, बात बन गई। तो अगेन तो आपके पास वेलोसिटी होगी वो किस तरफ होगी, आई कैप में होगी, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ई बाय क्यू वी बी। कितना आएगा आपके पास में, दिस विल बी ई बाय बी, अगेन आई कैप। तो दोनों ही ऑप्शन में आपके पास सेम रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपके पास में बी और डी ये दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब छाप लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 4 में अगर आप देखेंगे तो आपको बोला गया एक मून है और कितनी रेडियस में घूम रहा है, आरएम में घूम रहा है, टाइम पीरियड इतना है। ठीक है, फिर इससे बोला है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है वो, यहाँ पे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ, यहाँ पे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, और ऐसे ऐसे घूम रही है आपके पास। इसकी जो रेडियस है वो आपको गिवन है, दैट इज आरएस में घूम रही है। हाइट गिवन है पर मुझे सेंटर से डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने हाइट को ना लेके मैंने डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर दे दी। इसका जो टाइम पीरियड है बच्चों वो है आपके पास में ts। अब आपसे इसके बीच में रिलेशन पूछा गया, तो सिंपल सी बात है, t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो अगर आप बात करेंगे tm स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू rm का क्यूब। सिमिलरली अगर आप देखेंगे ts का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू rs का क्यूब। आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे अगर tm बाई ts किसका रेशियो पूछ रहे हैं, tm बाई व्हाट इज द रेशियो ऑफ rm बाई rs। एक बार देखते हैं, ये आ गया rm बाई rs की पावर 3। तो यहाँ से बच्चों rm बाई rs जो आपके पास निकल के आएगा tm बाई ts की पावर 1/3। क्लियर है? कुछ गलत किया क्या, टी स्क्वायर है ना यहाँ पे, ये स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो कितना बन जाएगा 2/3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। बस एक ही चीज इसमें कंफ्यूजिंग थी, इसमें हाइट देती पर हमें हाइट नहीं लेनी होती। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब में जो r होता है इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो आपको हाइट ना लेके डिस्टेंस लेनी चाहिए थी। अगर आप वो लेते तो सवाल इजीली हो जाता। छाप लीजिए आप, ये सवाल है आपके पास में, और आपसे बोला गया देखिए गैस पहले यहाँ से यहाँ पे जाती है, ये प्रोसेस है आपके पास में, आइसोथर्मल, टेम्परेचर सेम है। और फिर अगर आप यहाँ से यहाँ पे देखें तो आइसोबारिक है, यहाँ पे आइसोफोरिक है। आपसे एफिशिएंसी पूछा गया प्रोसेस की, और एक चीज गिवन है कि जब आइसोथर्मल था ना, आइसोथर्मल में आपने क्यों हीट सप्लाई की है। ठीक, सबसे पहले मैं वर्क डन निकालता हूँ ना, पूरे का वर्क डन, क्योंकि एफिशिएंसी होता है वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड, डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। बच्चों यहाँ पे नेट हीट सप्लाइड नहीं है, अगर हीट सप्लाइड मतलब अगर मान लीजिए आपने 100 हीट दी है,
मान ली हीट आपने 100 जूल हीट दी है, 20 जूल हीट उसे रिलीज किया था, हमें 80 नहीं देना, हमें 100 ही देना है। यहाँ पे क्या आता है, हीट सप्लाइड, यहाँ पे नेट नहीं आता। अच्छा, अगर आप ऐसे देखेंगे, सबसे पहले वर्क डन को चेक किया तो मैंने बोला यार इस वाले का वर्क डन देखते हैं हम। तो वर्क डन आपके पास में यहाँ पे आएगा nRT ln V2/V। कौन से प्रोसेस का है आपके पास, दिस इज आइसोथर्मल। तो यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या क्या गिवन है आपको, 1 मोल गिवन है, और तो RT के फॉर्म में लिख लेते हैं, RT ln 2 बन गया आपके पास। अब यार ये अगर आप देखेंगे तो इतने पूरे पोर्शन का एरिया आ गया, ये वाला पूरा एरिया आ गया। आपको चाहिए सिर्फ इसका, तो क्यों ना ये वाला माइनस कर दे। तो अगर आप देखें वर्क डन नेट, तो वो कितना आएगा, RT ln 2। ये कौन सा एरिया आ गया बच्चों, ये वाला एरिया आ गया ना, ये पूरा एरिया आ गया। इसमें से ये वाला माइनस कर देते हैं। अगर आप इसको माइनस करेंगे, दिस विल बिकम माइनस P0 V0/2। दिस इज माइनस P0 V0/2। PV होता है इसका, ये एरिया कितना बनेगा, ये वाला एरिया, दिस हाइट इज P0/2 एंड दिस इज V0, तो P0 V0/2। अच्छा, हमें P0 V0 की टर्म में नहीं, हमें nRT की टर्म में करना है। तो मुझे पता है P0/2V, इस वाले पॉइंट पे लिखा PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nR, और T की जगह कितना, T0/2। ये साफ हो गया आपके पास। तो P0 की V0 की वैल्यू है nRT0। तो ये बच्चों क्या बन गया आपके पास, RT ln 2 माइनस दिस विल बिकम RT0/2। ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। अब हम बात करते हैं हीट सप्लाइड की। तो इस वाले में हीट सप्लाइड होगी क्यों, यहाँ से यहाँ पे चेक कीजिए कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है। तो अगर आप देखें डेल्टा क्यू कितना आएगा, NCP डेल्टा T आएगा। पर डेल्टा T की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, मतलब हीट रिजेक्ट होगी, और हीट रिजेक्ट होगी मतलब वो हमारे काम की नहीं है। तो ये हो गया आइसोबारिक वाला ना, आइसोबारिक। इसमें क्या है, हीट रिजेक्ट हुई है, और हीट रिजेक्टेड हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, सिर्फ जो हीट हमने सप्लाई की है। फिर आप अगर बात करेंगे आइसोकोरिक की, तो आइसोकोरिक में देखिए डेल्टा क्यू आएगा NCV डेल्टा T, और जो डेल्टा T है यहाँ पे तो था नेगेटिव, पर यहाँ पे पॉजिटिव है। आप देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये वाली हीट सप्लाइड है, तो ये हमें लेना है। तो CV की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2R, डेल्टा T की वैल्यू कितनी है तो T0/2 आ गया आपके पास। तो अब आप लिख लीजिए यहाँ पे एफिशिएंसी, वर्क डन की टर्म लिख दी, डिवाइड बाय हीट सप्लाइड, तो कितना आया 3R T0/4 प्लस Q। ठीक है बच्चों, आप इसको सोल्व कर लीजिए, थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास, दिस विल बिकम 2R ln 2 माइनस RT0 डिवाइड बाय 3RT0 प्लस 4Q मल्टीप्लाई 2। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ गया। तो आपके पास जो रिजल्ट बन गया दैट इज 4Q अच्छा, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, पहले इसकी फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है ना, तो Q की टर्म चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इस वाले प्रोसेस के लिए देखते हैं। अगर आप आइसो थर्मल की देखते हैं, आप लिखेंगे डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क, ऐसा आप लिख देंगे। तो डेल्टा U की वजह से पक्का जीरो आएगी, बिकॉज टेम्परेचर का डिफरेंस जीरो। तो डेल्टा Q किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। तो इसको ये जो वैल्यू है आपके पास में nR वर्क डन इज इक्वल टू RT ln 2, इसको आप क्यों लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं। तो उस फॉर्म में लिखा हुआ है, एलन की फॉर्म में लिखा नहीं हुआ ना रिजल्ट। तो RT ln 2 को आप क्या लिख दीजिए बच्चों, क्यों लिख दीजिए। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम, जो फाइनल एफिशिएंसी आपके सामने निकल के आएगी, दिस विल बिकम 4Q माइनस 2R T0 डिवाइड बाय 3R T0 प्लस 4Q। ऐसा कुछ है क्या, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यार ये आपको पहले देखना चाहिए क्या इसमें ऑप्शंस किस फॉर्म में है। मैंने ऑप्शंस किस फॉर्म में देखा नहीं था, इस वजह से मैं RT ln 2 की फॉर्म में कर रहा था, पर ln 2 की फॉर्म में रिजल्ट ही नहीं है। तो क्यों, मतलब ऊपर हमें ये दिखा यहाँ पे क्यों चाहिए, तो क्यों आने का एक ही तरीका है भाई साहब कि इसका वर्क डन, क्योंकि आप डेल्टा, अगर इस प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल के लिए अगर आप फर्स्ट रो लगाएंगे तो आप देखें डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। डेल्टा U तो पक्का ही जीरो आएगा, बिकॉज डेल्टा U हर एक प्रोसेस के लिए NCV डेल्टा T होता है, और डेल्टा T जीरो है बिकॉज प्रोसेस आइसोथर्मल है। तो डेल्टा U की वैल्यू जीरो, तो डेल्टा Q वर्क डन के बराबर आएगा। तो हमसे यहाँ समझ में आ गई ये वैल्यू Q के बराबर है, तो मैंने पुट किया तो रिजल्ट आ गया। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए। 6 सवाल में जो 6 है आपके पास, इसमें ये बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, इसके सेंटर का टेम्परेचर T1 है, और जो पेरीफेरी या फिर बाहर वाला जो सरफेस है उसका टेम्परेचर T2 है। तो आउटर सरफेस है उसका टेम्परेचर T2 है, और सेंटर वाले का T1 है। तो आप सबसे पहला तो ये पूछा गया कि भाई इसमें जो हीट करंट है वो रेडियली आउटवर्ड फ्लो करेगा,
ये सही है या गलत? देखिए यार, यहाँ पे एक छोटी स्ट्रिप बना लीजिए आप, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, सिमिलरली आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, सिमिलरली आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको दिखाई देगा हर एक के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो किसी गिवन इंस्टेंट पे फिक्स है। अगर किसी गिवन इंस्टेंट वो टेम्परेचर डिफरेंस फिक्स है, अगर मान लीजिए T1 T2 नहीं बदल रहे हैं और वो सवाल में गिवन है कि ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, तो हम मान लेंगे कि भाई उस इंस्टेंट की बात कर रहा है वो, तो उस इंस्टेंट पे अगर आप देखें तो हर एक पॉइंट के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सेम है, तो करंट हर एक से फ्लो करेगा। मतलब करंट कैसा फ्लो करेगा? रेडियली आउटवर्ड फ्लो करेगा। तो ये ऑप्शन सही है। और इसमें बोला गया T1 बड़ा है T2 से, इस वजह से रेडियली आउटवर्ड, अगर T2 बड़ा होता तो इनवर्ड फ्लो कर जाता। सेकंड में अगर आप देखेंगे तो फिर इससे बोला गया कि हीट कैन फ्लो इन एनी, सेकंड वाले की बात करते हैं, हीट करंट की बात करते हैं। हीट करंट के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? पहले थर्मल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। थर्मल रेजिस्टेंस फॉर्मूला याद है आपको? तो आप क्या लिखते हैं? dq/dt इज इक्वल टू माइनस के ए डी थीटा बाई डी एक्स। तो हमने क्या क्या करा? तो हमने बोला कि भाई जो थर्मल रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस उसको आप बोल सकते हैं L बाई के, ऐसे बोल सकते हैं L बाई के। तो अगर आप यहाँ पे L देखेंगे तो ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, रेडियली आउटवर्ड ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड फ्लो कर रहा है। तो x दूरी पे जाके आप कितनी विड्थ का एलिमेंट पकड़ लीजिए? dx विड्थ का एलिमेंट पकड़ लीजिए। तो L कितना आ जाएगा? dx, k की जगह k, और एरिया कितना आ जाएगा? 4πx²। इतना सही है। दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस, छोटी सी थर्मल रेजिस्टेंस, इसको इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ पे जो K है वो थर्मल कंडक्टिविटी वो भी नॉन यूनिफॉर्म है, वो R पे डिपेंडेंट है आपके पास में। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो dr का जो एलिमेंट बनेगा दिस विल बिकम dx डिवाइड बाय 4π, K की जगह बन जाएगा k0/r², तो ऊपर जाएगा तो कट जाएगा ना आपके पास, तो यहाँ पे ऐसे k0 बन जाएगा। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? r डिवाइड बाय 4π k0। ये रेडियस होगी, जिससे थर्मल रेजिस्टेंस होगी ना आपके पास। इसको रेडियस को कुछ स्मॉल r से नोट कर देता हूँ ना। ये जो थर्मल रेजिस्टेंस है ये इसकी रेडियस है, ये r यहाँ पे रेडियस है। अब आप इसको पुट कर दीजिए तो आपके पास में जो हीट करंट आ रहा है, हीट करंट कितना आएगा? टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? T1 माइनस T2, और थर्मल रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास? दिस इज R 4π k0। T1 माइनस T2 4π k0 और R। क्लियर है बच्चों? तो आपके पास में बी ऑप्शन इसका मैच कर गया। तो दो ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ये कंडक्शन वाले सवाल आप थर्मल रेजिस्टेंस अलग से निकाले करेंगे तो आसान हो जाते हैं, तो हम वैसे ही कर रहे हैं कि L बाई के आपके थर्मल रेजिस्टेंस है, L क्या है? लेंथ अलोंग द करंट फ्लो, A क्या है? एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो, और K क्या है आपके पास? थर्मल कंडक्टिविटी। बच्चों सवाल है और ये मैथमेटिक्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, प्रो नंबर 7। इसमें बोला गया कि लैम्डा है वो इस तरीके से वेरी कर रहा है। सबसे पहले सवाल में बोला गया मास ऑफ रोड निकाल के बताइए। तो मास ऑफ रोड कैसे लिखेंगे हम? डीएम को क्या लिख देंगे? डीएम को लिख देंगे दैट इज लैम्डा मल्टीप्लाई डीएक्स। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा नॉट ब्रैकेट में 1 + x² L² मल्टीप्लाई कर दिया आपने dx। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो यहाँ से बन जाएगा m, और ये बन जाएगा लैम्डा नॉट x प्लस लैम्डा नॉट x³ 3 L²। 0 से लेके L, एक बार चेक कर लीजिए। इंटीग्रेशन करें, लैम्डा नॉट आ गया और dx का इंटीग्रेशन x बन गया, x² क्या बन गया? x³ 3 बन गया। ठीक है, आप इसकी लिमिट लगा दीजिए तो m जो निकल के आएगा आपके पास दैट इज लैम्डा नॉट L प्लस लैम्डा नॉट L/3। टोटल कितना गया? 4 लैम्डा नॉट L/3। ये तो मास आ गया। अच्छा, ऐसा कोई मैच कर रहा है क्या? नहीं, इसने ये ऑप्शन ने बोला 2 लैम्डा नॉट L/3, मास नहीं आ रहा, 4 लैम्डा नॉट L/3 आ रहा, तो ये तो सही नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, बिकॉज एक बड़ी बॉडी होगी, बहुत ज़्यादा मासी बॉडी होगी जिसके पॉइंट्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करेगा, वहाँ पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। इस वाले केस में जहाँ पे सेंटर ऑफ मास आएगा वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आप क्या लिखेंगे? dmx इंटीग्रेशन डिवाइड बाय m टोटल, ये आएगा आपके पास सेंटर ऑफ मास। तो अगर आप देख रहे हैं dm के लिए आपने लिख दी लैम्डा नॉट, और ये पूरा एक्सप्रेशन देखिए, ये dm तो आ ही गया, इसमें बस एक x और मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसा बन जाएगा आपके पास? लैम्डा नॉट x प्लस x³ L² dx, ऊपर इंटीग्रेशन डिवाइड बाय नीचे टोटल मास दैट इज 4 लैम्डा नॉट L/3। ये आ गया आपके पास x। ये इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने जाएंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा नॉट, और यहाँ पे बन जाएगा x² 2 प्लस x⁴ 4/4 L² डिवाइड बाय 4 लैम्डा नॉट L/3। 0 से लेके L तक लिमिट पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा 3L²/4, सही, क्योंकि यहाँ पे ये 1/2 है, ये वाला एक्सप्रेशन 1/2 है और ये 1/4 है, 1/2 प्लस 1/4 3/4।
यहाँ पे आ गया 4 लैम्डा नॉट एल बाई 3, लैम्डा नॉट ने लैम्डा नॉट को मार दिया, एल ने एल को मार दिया, तो यहाँ पे आ गया 9 एल बाई 16। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कितनी दूरी पे लाई कर रहा होगा, यहाँ से कोई दूरी है आपके पास, दैट इज 9 एल बाई 16। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, बी ऑप्शन मैच कर गया, बहुत बढ़िया। अब टेंशन पूछा, टेंशन T2 की वैल्यू पहले निकालते हैं, T2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो T2 की वैल्यू इस वाले पॉइंट के बाद आप टॉर्क बैलेंस कर दो, तो आप क्या बोलेंगे, mg मल्टीप्लाई 9 एल बाई 16 इज इक्वल T2 मल्टीप्लाई एल, एल ने एल को मार दिया, T2 की वैल्यू आएगी 9 बाई 16 mg, और mg की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 4 लैम्डा नॉट एल बाई 3 मल्टीप्लाई जी, तो ये 3 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, T2 की वैल्यू आ गई 3 बाई 4 लैम्डा नॉट एल जी, ये आ गया भाई साहब T2। ये मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर, 3/2 है। तो T1 कितना आएगा, उसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, तो T1 की वैल्यू आपके पास आ गई, T2 की तो वैल्यू गिवन है आपको, दैट इज 4/3 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई लैम्डा नॉट एल जी, निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू सोल्व कर दीजिए, 12 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया 16 और यहाँ पे आ गया 9 लैम्डा नॉट एल जी, इसको अगर आप सोल्व कर दिए बने 7 लैम्डा नॉट एल जी बाई 12, तो आपके पास सी ऑप्शन आ गया। दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं बच्चों, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ठीक है। अब छाप लीजिए। 8th प्रॉब्लम आपके पास रोटेशन का सवाल है, इसमें बोल रहा है कि डिस्क है, उसका मास m है और उसका अल्फा स्लोप के इंक्लाइंड प्लेन पे रिलीज किया गया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो आपके पास है वो म्यू गिवन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना आपके पास, म्यू। तो इसने बोला कि करेक्ट स्टेटमेंट चूज कीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए mg sin थीटा रहेगा आपके पास और पीछे क्या रहेगा आपके पास, फ्रिक्शन है, तो आप ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिखेंगे mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma, रोटेशन की इक्वेशन लिखेंगे f मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू आई अल्फा, और प्योर रोलिंग अगर आप करवा रहे हैं यहाँ पे तो ये बन जाएगा a बाई आर। तो यहाँ पे ये पूरा साफ हो गया, तो f की वैल्यू आ गई आपके पास ma बाई 2, तो यहाँ से जो आपके पास में एक्सीलरेशन आएगा दैट विल बी mg साइन थीटा डिवाइड बाई m प्लस m बाई 2, तेरी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आपके पास, दिस विल बिकम 2mg साइन थीटा बाई 3। ये प्योर रोलिंग का केस है ना आपके पास, ऐसा अगर केस होगा, तो अगर ये एक्सीलरेशन है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी m बाई 2 मल्टीप्लाई a, और a की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पे 3m था ना, ये m से m साफ हो गया आपके पास, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, m बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 2g साइन थीटा डिवाइड बाई 3, 2 ने 2 को मार दिया, तो फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है mg साइन थीटा बाई 3। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि स्लीपिंग ना हो, अगर हम चाहते हैं कि स्लीपिंग ना हो, इसका मतलब क्या है, म्यू mg कोस थीटा जो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है वो बड़ा और इक्वल होना चाहिए किसके, mg साइन थीटा बाई 3 के, सही है। mg ने mg को मार दिया आपके पास, और म्यू की वैल्यू सवाल में म्यू की फॉर्म में ही है ना आपके पास, तो म्यू आपके पास में बड़ा होना चाहिए tan थीटा बाई 3 से, दिस इज कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग के लिए ऐसा होना चाहिए कि म्यू बड़ा होना चाहिए tan थीटा बाई 3 से, तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है। अच्छा, ए ऑप्शन में क्या है कि अगर छोटा होगा तो एक्सीलरेशन जो आपके पास में होगा डिस्क के वो होगा जी साइन थीटा, मतलब ये बोल रहा है अगर स्लीपिंग होगी, अगर आपका स्लीपिंग होगी, इन केस ऑफ स्लीपिंग, इन स्लीपिंग अगर आप देखेंगे जो एक्सीलरेशन आएगा वो कितना आएगा, दैट इज mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा डिवाइड बाय m, ये आएगा एक्सीलरेशन। तो अगर mg sin थीटा नहीं आएगा तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, अगर स्लीपिंग हो रहा होगा तो फ्रिक्शन वैल्यू पता लगी ना आपको, दैट विल बी म्यू mg cos थीटा, तो जो एक्सीलरेशन आएगा दैट इज mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, तो दिक्कत ही नहीं है आपको, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। बी ऑप्शन में बोला अगर म्यू बड़ा है मतलब प्योर रोलिंग का केस है, नेट फोर्स किसके बराबर होगा, नेट फोर्स होगा एफ नेट इज इक्वल टू एम, एफ नेट कितना होगा बच्चों, एम ए के बराबर होगा। एम अगर आप करके देखें तो ठीक है, वो 2mg sin थीटा बाई 3, सही बात है ये, तो बी ऑप्शन सही हो गया। फिर बोला इफ म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा बाई 3, मतलब प्योर रोलिंग की बात कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द डिस्क एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड। अगर आपके पास में बच्चों कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, मतलब फ्रिक्शन कहीं कोई वर्क नहीं कर रहा, स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कहीं पे कोई वर्क नहीं कर रहा, अगर ऐसा हो रहा है, ये वाली हाइट आपको h गिवन है, तब आप वर्क एंड थ्योरम लगा सकते हैं। आप देखेंगे mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि प्योर रोलिंग का केस है, हर एक टाइम पे आप यहाँ सोल्व करेंगे तो जो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, वेलोसिटी दैट इज
ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको। एम एम साफ हो गया आपके पास, यहाँ पे क्या बनेगा, आई की जगह बन जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर, टोटल कितना बन गया 3/4 एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच, बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी कितना आ गया आपके पास 4GH/3 आ रहा है आपके पास ये, हाँ मतलब सी मैच कर रहा है। फिर डी में बोला इफ डिस्क रोल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग द फ्रिक्शन फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्स हम निकाल चुके हैं sin θ/3। तो 3 ऑप्शन मैच कर गए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, आप छाप लीजिए इसको। यहाँ पे हम कर रहे हैं 9, 10 और 11। 9, 10 और 11 मतलब एक ही कॉम्बिनेशन के सवाल हैं। इसमें ऐसा सेटअप दिखाया गया, ये वाला पॉइंट आपके पास ओरिजिन है, दिस इज 0,0। इसे सबसे पहले बोला ई एट ओरिजिन इज 0, मतलब ओरिजिन पे बात की है तो 0 तो इन दोनों की वजह से 0 हो जाएगा, पर इसके से 0 नहीं होगा तो ए मैच नहीं किया। पोटेंशियल बात की तो इसकी वजह से कितना आएगा, तो यार ये इक्विडी ट्रायंगल बोला ना आपको, तो ये डिस्टेंस कुछ ए मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा a/2, ये भी कितना हो जाएगा a/2 और ये कितना हो जाएगा a हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो आपके पास आएगी a cos 30, दैट्स a√3/2। पोटेंशियल की आप बात कर लीजिए तो कितना है kq/a प्लस kq/a। ठीक है, ये तो आ गया पॉजिटिव चार्ज की वजह से। नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना है -kq/√3a, यहाँ पे 2 आ गया। अब आप देख लीजिए भाई साहब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है आपके पास में, तो बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर थर्ड में बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, सही बात है, तो सी भी मैच कर गया। डी में बोला पोटेंशियल लेस देन जीरो, तो ये बात गलत है। 2 ऑप्शन सही हो गए 9th के अंदर। कौन कौन से हो गए 9th में आपके पास, बी एंड सी, ये दोनों सही हो गए। 10th में चलते हैं। अगर आप 10th वाले सवाल में डिस्कस करेंगे तो बोला फील्ड एट ओरिजिन इज टुवर्ड्स राइट, फील्ड एट ओरिजिन, तो यहाँ पे इन दोनों की वजह से 0, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरफ आएगा फील्ड, तो ये आपके पास में राइट डायरेक्शन है, तो ए सही हो गया। फील्ड जस्ट राइट टू माइनस क्यू, जस्ट राइट टू माइनस क्यू, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इसके जस्ट पास में तो इसी का इफेक्ट डोमिनेट करेगा। अगर इसका इफेक्ट डोमिनेट करे तो इसकी वजह से ये फाइल किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये बात भी सही है, बी भी मैच कर गया। फील्ड फार ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज टुवर्ड्स राइट, बहुत दूर चले गए आप, बहुत दूर, तो यार ये पूरा पेड़ किसकी तरह दिखाई देगा, सिर्फ प्लस क्यू दिखाई देगा, यहाँ पे बहुत दूर चले गए, तो सबसे दूरी अप्रोक्सीमेट बराबर हो जाएगी, तो प्लस क्यू दिखाई देगा, प्लस क्यू की वजह से EFI इस तरफ आएगा, मतलब टुवर्ड्स राइट, सही बात है। अगर आप इस तरफ चले जाएंगे बहुत दूर तो अगेन ये आपको प्लस क्यू दिखाई देगा, तो वो उस तरफ आएगा EFI, तो लेफ्ट, तो ABCD 4 ऑप्शन सही हो गए। बच्चों अगर इन्फिनिटी पे जा रहे हैं तो इस पूरे सिस्टम की बजाय आप सिर्फ एक प्लस क्यू देख लीजिए, बिकॉज इन्फिनिटी पे है तो सब एक ही पॉइंट पे माने जा सकते हैं, इन्फिनिटी दूर है सब एक पॉइंट पे दिखाई देंगे, सब एक पॉइंट पे दिखाई देंगे, टोटल चार्ज ले लेंगे, दैट इज क्यू। फिर आपसे बात किया कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन एक्स एक्सिस, तो देखिए यार इसकी वजह से जो EFI है, इसकी वजह से EFI वो किस तरफ है, इस तरफ है, सही, इस वाले रीजन में, और इसकी वजह से EFI किधर है, इधर है, एक पॉइंट तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा आपको, और ऐसे ही ये वाली बात यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं इसकी वजह से इधर है EFI और इसकी वजह से इधर है, और आप वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे दोनों की एक कट जाएगी वैल्यू, एक यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी वजह से इधर है, इसकी वजह से भी इधर है, यहाँ पे 0 होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा भाई साहब इसकी वजह से किस तरफ है आपके पास, इसकी वजह से इस तरफ है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से किस तरफ है, इस तरफ है आपके पास, तो यहाँ पे भी एक 0 मिल जाएगा, टोटल आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे EFI 0 होगा। क्लियर, तो आप बोलेंगे द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका जवाब आएगा 2, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम 12th प्रॉब्लम में चलते हैं। ऐसा कार्ड है, दोनों का मास आपके पास सेम है, इस वाले कार्ड का मास भी कुछ m है, इसका भी मास कुछ m है। इसमें बोला गया इफ वी रिमूव द मिडल स्प्रिंग द कार्ड A and B परफॉर्म SHM विदाउट कोलाइडिंग ईच अदर, द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ A and B, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ K बता रहे हैं ये, और 2 आइडेंटिकल कार्ड स्प्रिंग, सबका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ K ही है ना आपके पास। अगर सबका स्प्रिंग कांस्टेंट K है आपके पास और आप इस वाले स्प्रिंग को हटा देंगे तब तो ओमेगा आ जाएगा √K/m, तो यहाँ से भी ओमेगा आ जाएगा √K/m, तो आप निकालेंगे तो दोनों का टाइम पीरियड क्या आएगा आपके पास, सेम आएगा, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये तो आसानी से ये सवाल हो गया आपके पास। तो ये तो 12th वाले में तो आ जाएगा, जो आंसर आएगा दैट विल बी दोनों का रेशियो 1 है। क्या बोल रहा है कि जो आपके पास में जो A और B है वो सेम फेज में है। सेम फेज का बच्चों मतलब क्या होता है, सेम फेज में अगर होगा तो 5 भी कांस्टेंट होना चाहिए, दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो मतलब कांस्टेंट रहना चाहिए,
बस सेम फेज में मतलब डेल्टा फाई की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, जो डेल्टा फाई है वो आपके पास कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, और ओमेगा क्या रहना चाहिए, दोनों का सेम रहना चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है। सेम फेज का मतलब ये है कि दोनों का ओमेगा सेम रहना चाहिए और फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए। तो उस वाले केस में क्या होगा, उस वाले केस में कुछ ऐसा बना दिया हमने कि इसकी वेलोसिटी भी इस तरफ भी दे, तो इसकी वेलोसिटी भी इस तरफ भी दे दी, तभी दोनों सेम फेज में आएंगे आपके पास। अच्छा, अगर आप इसमें ऐसे सेम फेज में इसको डाल देंगे तब क्या होगा, देखिए फिर आप ये बोलेंगे अगर ये दोनों सेम फेज में है आपके पास, तो इस हर एक इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, तो ये वाला स्प्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये वाला ऑप्शन सही होगा कि लेंथ ऑफ मिडल स्प्रिंग रिमेन फिक्स। अब इसका ओमेगा निकालने की बात की यार, अगर ये वाला फिक्स रह रहा है, इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आप ऐसे मान सकते हैं सिस्टम को, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दिया आपने, यहाँ पे एक मास लगा दिया, इसका मास कितना मान लिया, 2m मान लिया, यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, स्प्रिंग लगा दिया, क्लियर, ठीक है। ये स्प्रिंग कोएफिशिएंट कितना k और ये कितना k। अब ये दोनों स्प्रिंग किस में है, पैरेलल में है, तो k इक्विवेलेंट कितना बनेगा, स्प्रिंग किसकी तरह जुड़ता है, कैपेसिटर की तरह जुड़ता है, तो ये बन जाएगा 2k। अरे सही है, ठीक। तब आप यहाँ देखिए टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कितना का 2 पाई, ओमेगा पूछा ना, ओमेगा कितना का अंडर रूट k इक्विवेलेंट बाय m, तो कितना आ जाएगा, k इक्विवेलेंट तो आ गया 2k, m की जगह आ गया 2m, तो ओमेगा आ गया अंडर रूट k बाय m। तो जो आंसर आपके पास आएगा दैट विल बी अंडर रूट k बाय m। ये सेम फेज का मतलब समझ लीजिए, सेम फेज का मतलब ये कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। और अगर आप देखिए इसको, एक को इधर भेज दें, एक को मान लीजिए आप इधर भेज दें, और दूसरे वाले को मतलब एक को इधर भेज दें और एक को इस तरफ भेज दें, तो आप सोच के देखिए आपका जो ओमेगा होगा वो सेम नहीं रहेगा, वो ओमेगा क्या हो जाएगा आपके पास, चेंज हो जाएगा। तो मतलब कुछ हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी भेजने, कुछ अलग आ जाएगा, तो हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है, तो ये वाला केस आपके पास बन गया। अगर अभी आप बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 14 में, तो पहले आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने 14 के बारे में चर्चा करते हैं, पहले इतना छाप लीजिए। तो सवाल में आपको बोला गया 14th में कि अब की बार आउट ऑफ फेज है ना, ऐसा ही बोला गया। आउट ऑफ फेज का मतलब समझिए, आउट ऑफ फेज का अगर कहीं पे लिखा हुआ मिले आपको, तो इसका स्टैंडर्ड मीनिंग है आउट ऑफ फेज का। पहली बात तो ओमेगा क्या रहना चाहिए, सेम, ओमेगा क्या रहना चाहिए, सेम। तो डेल्टा फाई आना चाहिए, कितना आना चाहिए, पाई आना चाहिए। मतलब अगर एक की इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी, तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम क्या बोलेंगे इस वाले केस में, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ v मान लेते हैं, तो इधर वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास, v होगी। सर अगर v ना होकर डिफरेंट डिफरेंट होगी, अगर डिफरेंट डिफरेंट होगी दोनों आउट ऑफ फेज नहीं होंगे, क्योंकि उसमें अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी करेंगे तो ये ओमेगा बदल जाएगा। अगर आप ओमेगा को सेम रखना चाहते हो, उसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप इस वाले पॉइंट को, जो मिड पॉइंट है, उसको आप फिक्स रखिए। अगर आप इस मिड पॉइंट को फिक्स नहीं रखेंगे, ये पॉइंट वेरी करने लग गया, तब ये सिस्टम आउट ऑफ फेज, मतलब आउट ऑफ फेज क्या सिचुएशन नहीं बनेगी। आउट ऑफ फेज का मतलब ये नहीं तो कुछ भी फेज डिफरेंस, आउट ऑफ फेज का मतलब यही होता है कि उनमें फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाई। ये स्टैंडर्ड टर्म्स है आपके पास में। इन फेज में मतलब फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, आउट ऑफ फेज मतलब फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाई होना चाहिए। इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट फिक्स रहना चाहिए। अगर ये पॉइंट फिक्स रहेगा तो आप ऐसे बोल सकते हैं सर ये अब कुछ ऐसा केस बन गया आपके पास, क्लियर, ऐसा केस बन गया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, आपने स्प्रिंग को काट दिया तो ये कितना बन जाएगा, 2k बन जाएगा। अब आप यहाँ पे k इक्विवेलेंट देखेंगे तो k इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों, आपके पास 3k आएगा। तो जो ओमेगा आएगा दैट विल बी 3k बाय m। तो ये आपके पास में डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। और लेंथ ऑफ मिडल स्प्रिंग क्या होगी, वेरी होगी, पर सेंटर वाला पॉइंट मूव नहीं करेगा। अगर आपको ये चीज नहीं पता आउट ऑफ फेज चीज क्या है, तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे, फिर आप कुछ भी बोलेंगे सही, 2v 3v, फिर वो सब कर देंगे तो आउट ऑफ फेज की बात ही नहीं आएगी। फिर ओमेगा क्या हो जाएगा, उसमें वेरी कर जाएगा, वो बदलना नहीं चाहिए। क्लियर बच्चों? तो आप इसको छाप लीजिए, सवाल ठीक था। इन फेज और आउट फेज का मतलब पता होना बहुत जरूरी है बच्चों, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। इन फेज का मतलब क्या होता है आपके पास में फेज डिफरेंस 0, और जो आपके पास में ओमेगा है वो सेम है। आउट ऑफ फेज का मतलब फेज डिफरेंस पाई, और जो फेज है वो, सॉरी, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम रहनी चाहिए। छाप लीजिए आप इसको। जो इंटीजर टाइप का पहला सवाल है, जो न्यूमेरिकल टाइप का जो पहला सवाल है, उसमें आपसे बोला गया कि भाई एक ट्रेवलिंग वेव है, वो आपको दिखा रखा है, एक पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, एक नेगेटिव एक्स में जा रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एनर्जी पासिंग थ्रू ए पॉइंट स्ट्रिंग पर सेकंड फॉर रिजल्टिंग वेव। तो देखिए जनरल वेव के लिए जो पावर का फॉर्मूला आता है वो ये आता है, ये आप नोट्स में देखते हैं। जो जनरल उसका डेरिवेशन करते हैं तो रिजल्ट निकल के आता है, अच्छा खासा लंबा डेरिवेशन है, पर फाइनल रिजल्ट ये आता है आपके पास। अगर ये रिजल्ट आता है तो आप इसे पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपके पास जो y की वैल्यू है, y नेट, वो कितना बन जाएगा आपके पास, दोनों को जोड़ दीजिए आप, 3 cos kx प्लस ओमेगा टी, और यहाँ पे प्लस 5 cos kx माइनस ओमेगा टी। क्लियर? अब आप ये y नेट है आपके पास में, तो आप हर एक यहाँ पे पहले आप डेल y बाई डेल टी निकाल लीजिए, फिर आप यहाँ पे डेल y बाई डेल x निकाल लीजिए, और जो t की वैल्यू है वो पुट कर देना। वेलोसिटी की वैल्यू क्या आती है, वेलोसिटी अंडर रूट t बाई म्यू।
तो यहाँ से अगर आप देखें तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगा, वी मल्टीप्लाई म्यू स्क्वायर, ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट सोल्व, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है, आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व करें तो कुछ ऐसा टर्म बन जाता है आपके पास में, जो ये वैल्यू आती है 8 रो ओमेगा स्क्वायर एस डिवाइड बाई के, कुछ ऐसा बनता है। तो आंसर जो आ जाता है वो 8 आ जाता है। तो बस आपको ये वाली बात अगर पता है, अगर नहीं पता तो एक बार आप डेरिवेशन देख लीजिएगा बेसिक बुक के अंदर, तो आपको ये दिखाई दे जाएगा। लंबा डेरिवेशन थोड़ा सा, आप इसको अगर ये डेरिवेशन पता है तो आगे फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपको ये वाली चीज पता है भी ये ऐसा आता है तो आगे तो फिर गणित है, फिर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, रोल नंबर 2 की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा लेंदी सवाल है, कैलकुलेटिव भी है, और तो इसलिए हमने पहले कर लिया सवाल को। देखिए सवाल है पूरा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डी वगैरह सब बना लिया हमने स्टैंडर्ड, ये सब जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, लैम्डा ये है, कैपिटल डी ये है और स्मॉल डी ये है। ठीक है, अब इसने बोला गया कि सेंटर मैक्सिमा से ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो जो पॉइंट की डिस्टेंस है 0.15 है। इस वाले पॉइंट पे जो पहले वाले केस में जो इंटेंसिटी जब कुछ भी नहीं था पहले वो इंटेंसिटी, अब उसके बाद में यहाँ पे एक स्लिट लगाई है उसके बाद में, मतलब पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि इस वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी, पहले इतना काम किया मैंने सबसे पहले कि यहाँ से 0.15 mm के ऊपर इंटेंसिटी कितनी है। तो मैंने लिखा डेल्टा एक्स इज इक्वल डी साइन थीटा, साइन थीटा को लिखा y बाई डी, तो y की जगह क्या इतना 0.15 mm डिवाइड बाई डी की जगह 2 मीटर आपने कर दिया। पूरा सोल्व किया है मैंने इसको, सोल्व करने के बाद में यहाँ पे डेल्टा एक्स आ गया कि इसी कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट डिफरेंस है वो इतना है। पर हमें क्या है, हमें इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है। तो पार्ट डिफरेंस से पहले मैंने फेज डिफरेंस निकाला, तो फेज डिफरेंस आपके पास कितना आ गया, पाई बाई 2 आ गया। और इनिशियली गिवन था कि इन दोनों की जो विड्थ थी वो सेम थी, मतलब इंटेंसिटी सेम होगी। तो इस वाले पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है, मान लेते हैं इनिशियली यहाँ पे कुछ आई नोट है, यहाँ पे कुछ आई नोट है, तो देखते हैं आई नोट क्या आएगा। फॉर्मूला क्या होता है आई नोट का, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस फाई। तो ये आई नोट और ये आई नोट कोस फाई, इतना सही है। आपने कोसाइन डी वैल्यू पुट कर दी 0, तो इतना आ गया। मतलब इस वाले पॉइंट पे जब कुछ भी नहीं था तो इतनी इंटेंसिटी थी। अब सवाल में क्या बोला गया, अब सवाल में बोला गया भाई साहब यहाँ पे आपने एक स्लिट लगा दी, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है आपके पास है वो 8000 एंगस्ट्रॉम है, और इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है। अब भी वहां पे इंटेंसिटी उतनी ही रहती है। उसमें कारण इसने बताया कि जब ये इससे लाइट पास होती है तो इसकी यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो ईटा टाइम्स कम हो जाएगी, तो ईटा आई नोट हो जाएगी। मतलब अगर इससे कुछ लाइट निकल रही है, जैसे इससे इंटेंसिटी आई नोट थी, पहले इससे भी आई नोट थी, पर अगर स्लिट लगा दी तो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो बाहर जो एनर्जी निकल रही होगी या फिर जो लाइट निकल रही होगी उसकी इंटेंसिटी ईटा टाइम्स आई नोट होगी। अब आप देखिए इनिशियली भी ये वाला नाम S1, इसका नाम P मान लो, ये S2, तो पहले भी यही था, S1P बड़ा था, S1P माइनस S2P तो आपको पता है कितना है आपके पास। अच्छा स्लिट कौन से वाले पे लगाया चेक कर लेते हैं एक बार, लोअर वाले में लगाया, सॉरी तभी मैं सोचू कुछ गलत कर रहा हूं मैं। यहाँ पे इसने यहाँ पे लगाया ना, इसकी जो T है वो 8000 एंगस्ट्रॉम है और जो म्यू है आपके पास इट इज 3/2। अब देखिए पहले S2P माइनस S1P की जो वैल्यू थी वो तो हम निकाल चुके हैं, दैट इज 3/20 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6। अब ये जो एक्स्ट्रा पाथ है वो भी S1 में ही जुड़ा, तो जो नेट एक्स्ट्रा पाथ होगा आफ्टर इंसर्शन ऑफ स्लैब ये पहले वाला, और इस स्लैब की वजह से म्यू T माइनस T। अगर बच्चों ये ऊपर लगता, अगर ये यहाँ पे लग जाता तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ता, पर अभी यहाँ पे जो इनिशियल पार्ट था वो भी इसी का ज्यादा था, तो दिस वन माइनस दिस आ गया, और ये स्लैब की वजह से भी इसी में एक्स्ट्रा पार्ट आया, तो आपको जोड़ना पड़ा। आपने नेट एक्स्ट्रा पार्ट निकाल लिया, फिर इस नेक्स्ट एक्स्ट्रा पार्ट की वजह से आपने फेज डिफरेंस निकाल लिया, कर लिया आपने ऐसा, ठीक है। तो ये 11 पाई 16 है, ये 330 डिग्री है, 330 डिग्री 330 डिग्री, तो इसकी वैल्यू पता है हमें। अब मैंने लिखा इंटेंसिटी, तो अब जो नेट इंटेंसिटी बनेगी वो बनेगी अगेन I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस फाई। तो I1 I2 जो दूसरे इसकी जो इंटेंसिटी थी यहां से जो फाइनल इंटेंसिटी उसका नाम तो I डैश रख दिया, और I डैश की वैल्यू बच्चों कितनी है आपके पास, ईटा टाइम्स I नॉट। क्लियर, तो हमने यहां तक तो ऐसे सोल्व किया, ये I नॉट है, ये वाला I नॉट है, ये I नॉट है, ये I नॉट है। आपने इसको प्रोसीड किया, यहाँ पे ये आई नोट को इधर लेके चले गए, तो ये आपने सिर्फ आई नोट बचा, ये एक्सप्रेशन ऐसा, ये एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू पुट करें तो इसकी वैल्यू आएगी √3/2। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू √3/2 पुट किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हमने क्या है, इसकी ईटा डैश की वैल्यू पुट कर दी, ईटा डैश कितना है आपके पास, सॉरी आई डैश की जो वैल्यू है दैट इज ईटा टाइम्स आई नोट, वो पुट करा तो ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है। अब मैंने क्या करा, रूट ईटा को एक्स पुट कर दिया, रूट ईटा को एक्स पुट कर दिया, ये एक्स स्क्वायर बन गया। आपने सोल्व करेंगे, सोल्व करते ईटा की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी दैट इज 0.21। यहां जो एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू हमें एक्स नहीं चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर इज ईटा। क्लियर, आप करेंगे 0.21 आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है सवाल, पर
ठीक है, बता अगर आप एग्जाम में करने बैठेंगे तो काफी टाइम ले लेगा और उसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी टफ है, आप पॉइंट्स में एग्जैक्ट निकाल पाना दिक्कत है। तो एग्जाम के लिए तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला सवाल है, पर अगर आप घर पे बैठे करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन के लिए थोड़ी हेल्प ले लेंगे तो सवाल ठीक था, अच्छा सवाल था। अब कंसेप्ट रिवाइज करवा देगा कि आप स्लैब इंसर्ट करते हैं तो क्या क्या होता है और इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, आप छाप लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 3 बढ़िया सवाल है, सॉल्यूशन में फोर्स से किया है, मैं इसको एनर्जी से करके दिखाता हूँ आपको, उससे इजी हो जाएगा सवाल। आप सोच के देखिए, अगर आप इसको यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन को रिमूव करते, थोड़ा सा पोर्शन आप यहाँ से छोड़ देते हैं, इसको छोड़ेंगे तो क्या वो मूव करेगा पूरा, हर एक रस्सी का हर एक पॉइंट है जाके इधर जाने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से कुछ ये थोड़ी सी डिस्टेंस आगे, मतलब आपने यहाँ छोड़ा तो यहाँ से कुछ पोर्शन मान लीजिए थोड़ा सा कोई डीएक्स पार्ट यहाँ से आगे चला गया तो, और ये यहाँ पे ऐसे बढ़ गया। तो सिस्टम की अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देखें, पोटेंशियल एनर्जी का, तो आप सिर्फ ये बोल सकते, देखिए पहले ऐसे पूरा था, अभी यहां से लेके और ये ऐसे बन गया, तो आप बोल सकते सर ये वाला डीएक्स उठ के नीचे चला गया, ऐसे बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत थोड़ी है। हर एक की एनर्जी का चेंज देखने में दिक्कत है, तो आप अगर देखिए पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन अब वाली कॉन्फ़िगरेशन में चेंज देखिए पूरा, बाकी बस वैसे के वैसे है, ये वाला डीएक्स अब की बार यहाँ की बजाय यहाँ पे है। तो अगर आप चेंज इन एनर्जी देखें तो आप क्या लिखेंगे, दैट विल बी सम कुछ डीएक्स मास मान लीजिए आप, डीएम मान लीजिए, डीएम इस डीएक्स का मास कितना हो गया आपके पास, दैट विल बी सम लैम्डा मल्टीप्लाई डीएक्स, ऐसे कुछ, ये डीएम हो गया ना आपके पास। तो एम जी और एच कितना है बच्चों आपके पास, दिस विल बी ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, टोटल कितना हो गया आपके पास 4 आर हो गया। इतना सही है, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया इसके बारे में, और कुछ बोला है क्या, नहीं, ठीक है, इतनी बात हुई है। अब यार डीएम डीएक्स से कुछ किया जाए तो आप सोच के देखिए, अगर ये यहां से इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ये वाला पॉइंट, तो ये डिस्टेंस कुछ कितनी मान लेते हैं, ये वाला एंगल कुछ डी थीटा मान लेते हैं, कितना मानते हैं, डी थीटा मान लेते हैं। तो आप जो डीएम को लिखेंगे, जो डीएक्स को लिखेंगे, दैट विल बी आर मल्टीप्लाई डी थीटा। तो यहां से आप लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन जो बना दैट इज लैम्डा आर डी थीटा, डीएम की जगह लैम्डा आर डी थीटा, जी मल्टीप्लाई 4r, ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, एम मतलब पूरे का मास आ गया आपके पास। अच्छा, अब लैम्डा को थोड़ा सा देखते हैं, तो लैम्डा को लिख दिया एम डिवाइड बाय पूरी लेंथ कितनी है 2 पाई आर, ऊपर आर डी थीटा, यहाँ पे जी मल्टीप्लाई 4r इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2, ये आर आर साफ हो गया। हमें ये नीचे हमें एक्सीलरेशन चाहिए, तो क्यों ना इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए। अगर आप डिफरेंशिएट करने जाएंगे बच्चों तो यहाँ पे ये 2 बन गया ना आपके पास, तो यहाँ पे तो आ गया 2, यहाँ पे m से m साफ हो गया, ये आ गया 2gr बाई पाई, ये आ गया डी थीटा बाई डी टी, और यहाँ पे आ गया 2v बाई 2 और dv बाई dt क्या बन गया, a बन गया। अब डी थीटा बाई डी टी क्या लिखा जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, मान लीजिए हर एक पॉइंट की वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी भी v होगी, तो डी थीटा बाई डी टी कितना आएगा आपके पास, v बाई r, क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट v से मूव करे तो स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट v से मूव करेगा, तो डी थीटा बाई डी टी कितना देगा, v बाई r। आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए 2g बाई आर डिवाइड बाई पाई, ये वाला बन गया v बाई आर, ये अपने आप में अच्छा थॉट था आप अगर ऐसे सोचेंगे तो, और ये बन गया आपके पास v बाई a, v ने v को मार दिया, r ने r को मार दिया, तो a की वैल्यू आ गई 2g बाई पाई, a की वैल्यू कितनी आ गई 2g बाई पाई। अब इसने बोला कि ये xg के बराबर है, ये xg के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 बाई पाई आ गई, और सवाल वैल्यू किसकी पूछी है, 2x की वैल्यू पूछी है, 2x कितना आ जाएगा आपके पास 4 बाई पाई आ जाएगा, 4 बाई पाई करें तो आंसर आएगा सोल्व करके दैट इज 1.27 कर पाएंगे। 4 से उसमें लिखा हुआ पर थोड़ा सा लेंथी है तो हमने एनर्जी से कर दिया, क्लियर है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा छोटे से एलिमेंट को आर डी थीटा लिखा, फिर डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, देखिए इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो v है, तो किसी इंस्टेंट पे अगर आप देख रहे हो डी थीटा बाई डी टी, तो इस वाले स्पेसिफिक इंस्टेंट पे तो v बाई आर होगा, क्लियर। और आगे बढ़ेगा तब भी डी थीटा बाई डी टी उतना ही रहेगा, और वेलोसिटी पर डिपेंडेंट रहेगा। कर पाएंगे आप इसको, तो अच्छा सवाल था, हमने इसको एक अच्छे तरीके से किया। अब छाप लीजिए, सवाल पे ढंग से पढ़ लीजिएगा आप इसको। इसमें बोला गया कि ऊपर एक ब्लॉक है उसका मास है 2 kg, नीचे रखा गया उसका मास है 6 kg, और यहाँ पे जो सरफेस है आपके पास में ये स्मूथ है, यहाँ पे कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऐसे ही बोला इसने। अच्छा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कुछ म्यू है। इसने बोला ये वाला ब्लॉक जस्ट इसके इस एंड पे जाके रुकता है, जस्ट बिल्कुल इसके एंड पे जाके रुकता है। तो आपसे ये बोला गया कि व्हेन द क्यूब स्टॉप स्लाइडिंग ऑन द रेक्टेंगुलर ब्लॉक एग्जैक्टली एट द राइट मोस्ट एंड, तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है इस बड़े वाले ब्लॉक का। तो यार थोड़ा एफबीडी बना के देखते हैं। तो इस 2 kg पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो पीछे की तरफ लग रहा है आपके पास, कितना लग रहा है 20 म्यू लग रहा है। और बच्चों अगर आप इस पे चेक करेंगे तो इस पे आगे की तरफ जाएगा कितना 20 म्यू। ये बात सही है, ठीक है।
अगर यार ऐसा होगा कि ये 20 म्यू ठीक है, अगर आप इसका एक्सीलरेशन देखेंगे, ये 6 kg है ना, तो इसका एक्सीलरेशन कितना आ गया आपके पास, इसका एक्सीलरेशन आ गया आपके पास, दिस विल बी 10/3 म्यू। तो अगर आप इसके रिस्पेक्ट में बात करें विद रिस्पेक्ट टू 6 kg, विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक या फिर प्लैंक बोल देता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, इसका अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो एक तो लग जाएगा यहाँ पे 20 म्यू, एक इसका सूडो लग गया, और वो कितना आ गया बच्चों आपके पास, दैट इज 20/3 म्यू, 20/3 म्यू। तो ये आ गया एफ नेट। तो एक्सेशन कितना आ गया, ए रिलेटिव कितना है आपके पास, ए रिलेटिव आ गया 10 + 10/3 म्यू, सही। तो टोटल कितना है आपके पास, दिस इज 40/3 म्यू, ये ए रिलेटिव आ रहा है। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हमने फ्रिक्शन लगा दिया पीछे 20 म्यू, इधर 20 म्यू, इसका एक्सेशन निकाल दिया, दैट विल बी 10/3 म्यू। सूडो लगा दिया, सूडो लगाएंगे तो 20 म्यू, तो ये आ गया, और एम में देखेंगे 20/3 म्यू, तो ये आ गया, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 10 + 10/3 40/3, ये ए रिलेटिव आ गया। ये आपके पास में ए रिलेटिव आया, और आपको पता है कि भाई इसके रिस्पेक्ट में ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो एस कितना, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव कितना है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव है 10 मीटर। तो आप ये 10 मीटर इज इक्वल टू, उल्टा देखते हैं ना, जस्ट उल्टा चेक करते हैं कि आप ऐसे मानिए कि उल्टा प्रोसेस चल रहा है ना, आपके उल्टे प्रोसेस में चल रहा होगा तो आपको यू की टर्म नहीं लिखनी पड़ेगी। तो जस्ट उल्टा अगर आप बात करें तो आप लिख सकते हैं हाफ ए रिलेटिव × t²। तो यहाँ से बच्चों ये साफ हो गया आपके पास। म्यू की वैल्यू गिवन है क्या सवाल में, ठीक है, चलो इसकी टर्म में लिखते हैं फिर। तो t² की वैल्यू आपके पास आई, दैट विल बी 2, दैट इज 3/2 म्यू, ये आ गया t², ठीक है। अब आप देखिए इतने टाइम में ये कितना मूव कर जाएगा, 6 kg वाला, वो चेक कर लेते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, ग्राउंड के फ्रेम में इतना है, तो आप क्या लिखेंगे, s = इनिशियली रेस्ट पे था, हाफ ए की जगह कितना आएगा आपके पास, दैट इज 10/3 म्यू मल्टीप्लाई t², दैट इज 3/2 म्यू। म्यू ने म्यू को मार दिया, 3 ने 3 को मार दिया, यहाँ पे 5 आ गया, तो वैल्यू आ गई 2.5 मीटर। क्लियर, तो ये आंसर मैच कर जा रहा है। ये वाली चीज समझ लीजिए मैंने कैसे लिखी है, मैंने इसका उल्टा लिखा। मान लीजिए आपको मैं ऐसे बोलूं कि यहाँ पे एक ब्लॉक था, आपने इसको V0 वेलोसिटी दिया और ये यहाँ पे जाके रुक गया h हाइट पे। क्लियर, तो आप अगर ऊपर लिखेंगे तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, h = ut, ut कितना आएगा आपके पास, V0t -½ gt² या ½ g sin थीटा × t², ऐसे लिख सकते हैं। इसका उल्टा लिख के देखिए, उल्टे में तो उतना ही टाइम लगेगा, जाने में जितना टाइम लगेगा आने में उतना ही टाइम लगेगा। आते वक्त इक्वेशन लिखिए तो क्या लिखेंगे, ये u की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, उसमें तो कितना है, सिर्फ ½ g sin थीटा × t²। तो दोनों बात सेम ही तो है, तो ऐसे करेंगे तो सीधा रिजल्ट आ जाएगा। नहीं तो उसमें फिर दिक्कत है, करने में थोड़ा लेंथी हो जाएगा आपके पास। तो आप ऐसे प्रोसीड करेंगे तो सीधा काम हो जाता है। क्लियर है ये, आप छाप लीजिए। तो फिफ्थ आपके पास भी सिंपल सवाल है, अगर आपको एक कंसेप्ट पता हो, आइए थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपको बोला कि ए मूविंग हाइड्रोजन एटम्स मेक एन हेड ऑन कोलिजन विद अनदर स्टेशनरी H एटम। ये मूव कर रहे हैं, किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, V0 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब ये क्या हुआ, इससे जाके टकरा गया और इससे चिपक गया, कुछ ऐसा बन गया ये ना, ये 2m, इसका मास कुछ m मान लेते हैं, ये m। सवाल में बोला गया कि बोथ मूव टुगेदर, तो इसकी एसिडिटी बच्चों कितनी बच जाएगी, V0/2। अब जो एनर्जी का लॉस है वो कितना है आपके पास, इनिशियल एनर्जी थी ½ m V0², फाइनल कितनी है, ½ 2m V0²/4। यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो जो चेंज इन एनर्जी दैट इज mV0²/4। अब यार ये जो एनर्जी का लॉस है ये कहाँ पे जाता है, इस वाले केसेस में जब आप यहाँ पे एटम्स हिट करते हैं तो ये जो एनर्जी है वो इन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक्साइट कराने में चली जाती है। तो इसने बोला कि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए हैं आपके, ऐसे ही बोला, आफ्टर कोलिजन बोथ आर गेटिंग एक्साइटेड, दोनों एक्साइटेड स्टेट में जाना है। तो यार एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए ग्राउंड स्टेट की -13.6 है, ऊपर वाले की 3.4 है, तो मिनिमम चाहिए 10.2। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसको चाहिए खाने के लिए, और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको चाहिए खाने के लिए। तो एनर्जी जो आपको लॉस हुई है वो इतनी एनर्जी है, तो किसके बराबर होनी चाहिए, ये एनर्जी वो एनर्जी के बराबर है जो इन्होंने खाई है। कितनी खाई है इन्होंने आपके पास, इन्होंने खाई है 20.4, सही है ये बात, ठीक है। अब इसने किसकी वैल्यू पूछी है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एनर्जी एक्साइटेड, तो कितनी आ गई आपके पास, दिस विल बी mV0²/2, ये है आपके पास एनर्जी। ये किसके बराबर आ गई बच्चों, 40/8।
तो यहाँ पे देखेंगे 13.6 मल्टीप्लाई x, इसके वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए 40.8। तो यहाँ से आप चेक करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी एटम्स आपस में कोलाइड करते हैं जो एनर्जी रिलीज होती है, जो मतलब जो डेल्टा एनर्जी का जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ चला जाता है आपके पास में कि इलेक्ट्रॉन्स को इंटरनली एक्साइट करने के अंदर। इसमें वैसे लॉस नहीं होता, जैसे मान दो पोल टकराती है तो एनर्जी साउंड में चली जाती है, शेप को चेंज करने में चली जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर क्योंकि यार छोटा सा एटम उसकी क्या शेप चेंज होगी। तो जहाँ पे भी आप जो अगर कोलिजन हो रहा है जो एनर्जी का जो लॉस है वो एक्साइट करने में जाता है। तो आपने अगर देखा होगा तो हमने मॉडर्न फिजिक्स कुछ सवालों में ऐसा किया भी था, मिनिमम एनर्जी कितनी थी ताकि वो लॉस है वो मिनिमम लॉस कितना होना चाहिए। अगर एक को एक्साइट करना है 10.2, दोनों को एक्साइट करना है तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 10.2 का ट्वाइस, दैट विल बी 20.4। सोल्व किया, आ गया। ठीक है बच्चों, आप छाप लीजिए। अभी हम पेपर 1 के लास्ट सवाल पे हैं और ये सवाल अच्छा सवाल है ना। अगर आपने पहले देखा हुआ है, अगर फ्रूट्स में देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो आपको अच्छा लगेगा सवाल, सही ढंग से समझिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा ना सवाल में ये कि कोन का तो कोई मास नहीं है ना, यहाँ पे कोन है और इस कोन के अंदर लिक्विड है वो है रोवन, वो फुल भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है रोवन से ना, पूरा रोवन से भरा हुआ है। और यहाँ पे बाहर रो2 है और वो कितनी हाइट तक है, सिर्फ h हाइट तक है। और आपको बोला गया कि ये आपके पास में इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या है, जो अपथ्रस्ट आ रहा होगा, अपथ्रस्ट किसकी वजह से, रो1 की वजह से, वो किसकी वजह से आएगा, डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू रो2। क्लियर। अब यार अपथ्रस्ट कैसे चेक करें, सबसे अच्छा चीज ये है कि आप रो1 की वजह से कैसे निकालेंगे बाइंड फोर्स कितना लग रहा है। तो आप इसको कैसे समझिए, ये कोन है ना आपके पास, तो आप ऐसे समझिए कि ये एक कोन है। सबसे पहले मैं निकाल सिखा रहा हूं अपथ्रस्ट फोर्स कैसे निकालेंगे ना आप। ये कोन है और ये ऐसे करके कुछ ऐसे करके ऐसे मान लीजिए, एक नया सिस्टम मान लेते हैं हम ये मान लेते हैं कि भाई साहब पूरे आसपास का जो लिक्विड था वो कितना था आपके पास, रो1 था, पूरा रोवन था। ठीक। अब आपको यही चेक करना है वो कहां तक भरा हुआ है, सिर्फ इसकी इतनी हाइट तक, कितनी हाइट तक, 2h हाइट तक। तो 2h हाइट तक भरा हुआ है तो ये रो1 ऊपर से तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा, हम ये अपथ्रस्ट निकालना सीख रहे हैं। ये क्या किसी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम अपथ्रस्ट की। तो इसका थोड़ा तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको। आप मान लीजिए पूरे सराउंडिंग का जो लिक्विड है वो रो1 है, यहाँ पे भी रो1 है, यहाँ पे भी रो1, पूरा रो1 है। आपने क्या किया, आपने बोला ये इतना पार्ट सॉलिड है, मतलब ये ऊपर सिलेंडर बन गया आपके पास, इस सिलेंडर में से इस कोन को छोड़ के बाकी पूरा क्या है आपके पास, सॉलिड है। तो आप सोच के देखिए कि अब जो आपके पास में जो फोर्स आ रहा होगा वो सिर्फ इस अंदर वाले लिक्विड की वजह से आ रहा होगा, सिर्फ इस अंदर वाले लिक्विड की वजह से, और वही आपको चाहिए। अब वो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो आप क्या बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं इसने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया उतना ही अपथ्रस्ट होगा। तो अब इसे लिक्विड डिस्प्लेस किया, कितना किया, लिक्विड डिस्प्लेस्ड। हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इस रो1 की वजह से अपथ्रस्ट कितना मिला। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मान लिया कि एक नया कंटेनर माना है, इसमें सिलेंडर था, सिलेंडर के अंदर से इस शेप का कोन कट कर रखा है जहां पे लिक्विड भरा हुआ है। तो मैंने बोला ऊपर से तो रो1 कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा, बिकॉज ये 2h हाइट तक ही है। तो जहां से जो भी से बाइंड फोर्स लग रहा होगा वो इसकी वजह से अपथ्रस्ट होगा और वो आपको मिल जाएगा यहां से। तो मैंने बोला लिक्विड स्पेस कितना आया, तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर की जगह कितना है, h² मल्टीपाई आर स्क्वायर, और h की जगह कितना है, 2h। तो कितना है बच्चों आपके पास, दिस विल बिकम 2πh³। ये है तो हुआ पूरे सिलेंडर का। इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, इसको ऐसे कर देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। बिकॉज ये तो खोखला था, यहाँ पे कोन, इसमें तो पानी है, सिर्फ यही वाला वॉल्यूम था, इसी को हमने डिस्प्लेस किया। ये कितना है, पाई आर स्क्वायर, h की जगह 2h माइनस 1/3 पाई, कोन का वॉल्यूम कितना आता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और h। तो यार ये आ गया आपके पास 2 माइनस 2/3 पाई h³। सही है, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे तो कितना आ गया, 4/3 पाई h³। इतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। तो अगर आप बाइंड फोर्स की बात करेंगे, F बाइंड किसकी वजह से, ड्यू टू रो1, तो कितना आएगा आपके पास, 4/3 पाई h³ रो1 मल्टीप्लाई g। इतना सही है। तो एक टास्क तो कंप्लीट हो गया, आपने अब थ्रस्ट फोर्स निकाल दिया रो1 की वजह से। अब भाई साहब ये डाउन वाला फोर्स निकालना है इस रो2 की वजह से। तो ये कैसे देखेंगे, ये एक्चुअली इस वाले लिक्विड का वेट है, ये जो लिक्विड है आपके पास में इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड फोर्स होगा। तो हम निकालने चलते हैं डाउनवर्ड फोर्स।
डाउनवर्ड फोर्स के लिए क्या है, मुझे बस ये वॉल्यूम दे दो यार, ये जो इस कोन के आसपास जो वॉल्यूम है ना एच हाइट तक, वो कितना है ये आप मुझे बता दो। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले आप इस अपथ्रस्ट फोर्स को छाप लीजिए, ये हमने लिख लिया, इसको मैं मिटा रहा हूं। अच्छा, अगर हम डाउनवर्ड फोर्स की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, हमें ये चाहिए भाई साहब इस वाले वॉल्यूम का, इस वाले लिक्विड का जो वेट है वही डाउनवर्ड फोर्स होगा। तो यार वो वेट कैसे निकालते हैं, पहले मैंने पूरा सेंटर माना इसको, पहले से पूरा सेंटर मान लिया, क्लियर। इसका वॉल्यूम कितना हुआ आपके पास, इसका वॉल्यूम हुआ, मतलब या फिर हम एक काम करते हैं, कैसे किया जाए इसको, हमें इसका चाहिए ना, ठीक है, पहले पूरे का निकालते हैं। पूरे का आएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो कितना गया 2 पाई एच क्यूब, ये पूरे का आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें से क्या करते हैं हम, इतना पार्ट माइनस कर देते हैं, इतना पूरा, ये पूरा पार्ट माइनस कर देते हैं, ये पूरा पार्ट, तो ये पूरा पार्ट कितना आएगा, माइनस, ये तो क्या कंप्लीट सिलेंडर का, ठीक है, ये पूरे सिलेंडर का आ गया आपके पास ना। इसमें से इतने सिलेंडर का पार्ट माइनस कर देता हूं, तो वो कितना आएगा, तो वो बचेगा, वो आएगा आपके पास हाफ सिलेंडर का। देखते हैं हाफ सिलेंडर, क्योंकि हाफ सिलेंडर नहीं चाहिए ना आपको, सिर्फ इतना सा पोर्शन चाहिए, पहले हाफ सिलेंडर का हटाएंगे तो इतने पोर्शन का बचेगा। हाफ सिलेंडर कितना है, पाई आर स्क्वायर एच की जगह एच, तो कितना आ गया पाई एच क्यूब, ठीक है। अब ये आपके पास में इतने पोर्शन का आ गया, अभी इतने पोर्शन का आ गया, इसमें से भी कौन का ये वाला वॉल्यूम हटाना है, कौन से वाला, ये वाला, यहां तक का, इससे नीचे लेके इतने पोर्शन का। अब वो कैसे करें हम, तो पहले पूरे कोन का निकालते हैं, फुल कोन, फुल कोन है कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, तो 2/3 पाई एच क्यूब, ये फुल कोन का आ गया। इसमें से ये वाला कोन माइनस करना है, ये वाला कोन। अच्छा, ये कोन कैसे माइनस करें बच्चों, तो अगर ये 2h है तो ये h है, और अगर आप देखेंगे ऐसा कोन है ना आपके पास, आपको समझ में आया सर, अगर ये वाली हाइट आपके पास में 2h है तो ये कितना है आपके पास h है। सिमिलरली अगर ये आपके पास में h होगा तो ये वाला कितना होगा, h/2 होगा, ठीक है। तो अगर आप यहां पे हाफ कोन की बात करेंगे, जो कट करना है कोन, सब्ट्रैक्टेड पार्ट जो हटाना है, इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह कितना h²/4 और h की जगह कितना h, तो ये बन गया पाई एच क्यूब डिवाइड बाई 12। अब देखो यार, हमें ये वाला वॉल्यूम तो हो गया पाई एच क्यूब, कौन से वाला, इतना पोर्शन हो गया, इसमें से हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन माइनस करना है। अब ये वाला पोर्शन कितना है, फुल कोन में से माइनस कर दो 2/3 पाई एच क्यूब, इसमें से ये वाला कोन माइनस कर देता हूं, तो ये कितना है माइनस पाई एच क्यूब बाई 12। सोल्व कीजिए तो 12 लेंगे, यहां पे आएगा 8, ये 7/12 पाई एच क्यूब। अब सुनिए, ये लेंथी हो जा रहा थोड़ा ना, तो यार ये आपके पास इतने पोर्शन का आ गया, आपको चाहिए था एक्चुअल में ये वाला पोर्शन, सिर्फ साइड वाला, तो वो कितना बचेगा आपके पास, पाई एच क्यूब माइनस 7/12 पाई एच क्यूब, तो ये कितना बन गया 5/12 पाई एच क्यूब, और जो एफ डाउनवर्ड आएगा, एफ डाउनवर्ड वो आएगा पाई एच क्यूब रो2 मल्टीप्लाई जी, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 4/3 पाई एच क्यूब रो1 जी। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, जी से जी कट गया, पाई से पाई कट गया, यहां पे आपके 4 आ गया, एच क्यूब से एच क्यूब कट गया, तो यहां से बच्चों क्या आया, रो2 बाई रो1 की जो वैल्यू आई दैट इज 16/5, और 16/5 आ गया। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये बेहतरीन सवाल था। हमने क्या किया, बाय एंड फोर्स की हेल्प से हमने डिफरेंट ज्योमेट्री सोची, थोड़ा देखा बाय एंड फोर्स कैसे निकालेंगे, और हमने इसको सोल्व कर लिया। क्लियर है बच्चों, तो ये अच्छा सवाल था, और इस अच्छे सवाल के साथ में इसका डिस्कशन खत्म होता है। मैं आपको कुछ अच्छे सवाल बता देता हूँ इसके अंदर, जो आपको वापस देखने चाहिए। पेपर 1 में एक तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5 अच्छा है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता कि एनर्जी कहां पे जाती है, मैं उल्टा चल रहा हूं ना, 6 5 उल्टा चल रहा हूं, मतलब न्यूमेरिकल में हूं पहले मैं, 6 5 ठीक है, 4 भी बढ़िया है, 3 भी बढ़िया है, मैं चारों ही सारे ही बढ़िया है भाई। इसके जो न्यूमेरिकल टाइप है वो सारे अच्छे सवाल हैं, हलवा सवाल नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम, ये अगर आप पैराग्राफ की बात करें 12 to 14, उसमें एक 14 अच्छा है, 14 वाला अच्छा है, बाकी ठीक, बाकी कोई ठीक, मतलब बाकी तो सिंपल ही है। फिर अगर आप बात करें पैराग्राफ 9 to 11 में 11 अच्छा है, बाकी दोनों घटिया हैं। 8th सिंपल है, 8th में दिक्कत नहीं होगी। 7th 6th ये सब सिंपल हैं। 5th सिंपल है, बाकी सब सिंपल है आपके पास में। तो मेन इसमें इंटीजर वाले सवाल जो न्यूमेरिकल टाइप थे वो अच्छे थे, वो आपको देखने चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में हम ये डिस्कशन खत्म करते हैं। आई होप आपने चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। थैंक यू।